हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके फन में। दोस्तों, आज हम टॉप क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो का पूर्ण जरूर देखिएगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, नासिक अभिलेख का संबंध किस शासकों से है? तो इसका आंसर होगा गौतमी बलश्री। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है कलिंग नरेश खाड़बेल, तो इसका संबंध हाथी गुफा अभिलेख से है। इसके बाद ऑप्शन बी है रुद्रदामन, तो इसका संबंध जूनागढ़ अभिलेख से है। इसके बाद ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त, तो इसका संबंध प्रयाग स्तंभ लेख से है। कुछ और भी पॉइंट्स मैं बता दूं, जैसे एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। उसके बाद मंदसौर अभिलेख का संबंध मालवा नरेश यशोवर्मन से है। उसके बाद भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल शासक विजयसेन से है। तो इन सभी को भी आप याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा रामानुज। अब बात संप्रदाय का, यह तो मैं संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है नामदेव, तो ये बड़करी संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके बाद ऑप्शन बी है रामदास, तो ये परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक थे। इसके बाद ऑप्शन सी है रामानंद, तो ये राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु में। अब बात मुख्यालय का, ये तो मैं संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन बी में है कोट्टायम, तो यहाँ रबड़ बोर्ड का मुख्यालय है और इसका गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ऑप्शन सी है कोलकाता, तो यहाँ चाय बोर्ड का मुख्यालय है और इसका गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद ऑप्शन डी है गंटूर, तो यहाँ तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है और इसका गठन 1975 में हुआ था। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भेल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1962 ईस्वी में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद ऑप्शन बी है 1976, तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में BPCL की स्थापना हुई थी, जिसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहा जाता है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो आप इसे भी याद रख लें। उसके बाद ऑप्शन सी है 1964, तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप इसे भी याद रख लें। इसके बाद ऑप्शन डी है 1975, तो मैं बता दूं कि इस ईस्वी में NTPC की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आप इसे भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गवर्नर को प्रति मंथ कितना वेतन मिलता है? तो इसका आंसर होगा 3,50,000। इसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स और भी बता दूं कि इसका ऑप्शन ए में 5 लाख, तो ये राष्ट्रपति का वेतन है। इसके बाद ऑप्शन बी है 4 लाख, तो ये उपराष्ट्रपति का वेतन है। इसके बाद ऑप्शन डी है 2,80,000, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है। मैं कुछ और भी पॉइंट्स बता दूं कि जैसे प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपया प्रति मंथ वेतन मिलता है और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को जो है 2,50,000
प्रतिमाह वेतन मिलता है। और इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी 2,50,000 वेतन मिलता है। तो आप इसे भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 129। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है 76 अनुच्छेद। तो इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद ऑप्शन बी है 64 अनुच्छेद। तो इस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। इसके बाद ऑप्शन सी है 148 अनुच्छेद। तो मैं बता दूं कि इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा। तो आप इसे भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, धूप चश्मों के लेंस में किसका कांच का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा क्रूक्स कांच। अब मैं संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में फ्लिंट कांच। तो इसका उपयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी है पायरेक्स कांच। तो इसका उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है सोडा कांच। तो इसका उपयोग ट्यूबलाइट, बोतल, दैनिक उपयोग के बर्तन में किया जाता है। कुछ और पॉइंट्स में बता दूं कि पोटास कांच का उपयोग कांच के बर्तन में प्रायोगिक उपयोग में किया जाता है। और प्रकाशीय कांच का उपयोग चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप बनाने में किया जाता है। तो आप इन सभी को भी याद रखें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? तो इसका आंसर होगा पीट कोयला। मैं बता दूं कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27% से कम होती है और ये स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक कोयला है। इसके बाद ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट कोयला। तो मैं बता दूं कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 94 से 98% के बीच होता है और ये उच्च श्रेणी का कोयला माना जाता है और इसका कलर काला और चमकीला होता है। इसके बाद ऑप्शन बी है बिटुमिनस कोयला। तो मैं बता दूं कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 78 से 86% के बीच होता है और इसी से कोक का भी निर्माण होता है। इसके बाद ऑप्शन सी है लिग्नाइट कोयला। तो मैं बता दूं कि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 28 से 30% के बीच होता है और इस कोयले का कलर भूरा होता है। तो आप इसे भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अब मैं इस संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसको ऑप्शन ए में है 20 हर्ट्ज से नीचे तो ये अब श्रव्य तरंग की आवृत्ति है और इसे इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तो ये प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति है जिसे अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 6420 मीटर प्रति सेकंड। अब मैं इस संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसका ऑप्शन ए में 5130 मीटर प्रति सेकंड। तो ये लोहा में ध्वनि की चाल है। इसके बाद ऑप्शन बी है 5640 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कांच में ध्वनि की चाल है। इसके बाद ऑप्शन सी है 1450 मीटर प्रति सेकंड। तो ये पारा में ध्वनि की चाल है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और जो मैं चैनल पर नए हैं भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप क्वेश्चन को लेकर आता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।